हेलो गाइस, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। ट्रांजैक्शंस में हम रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने काफी सारे तरह के शेड्यूल्स देख लिए थे, सीरियल, नॉन सीरियल, सीरियलाइजेबल और उसके टाइप्स, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। आज हम रिकवरेबल शेड्यूल और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कास्केडिंग, कास्केडलेस, स्ट्रिक्ट और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं रिकवरेबल शेड्यूल क्या होते हैं। तो वो शेड्यूल जो हैंडल कर सके इन बिटवीन फेलियर्स ऑफ द सिस्टम और वो गारंटी करे कि वो रिकवर कर देंगे हमारे डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में, उनको हम कहते हैं रिकवरेबल शेड्यूल। जैसे कि इस शेड्यूल का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा शेड्यूल एस है और हम एक्स की कोई इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि 10। तो T1 ने x की वैल्यू रीड की जो थी 10, फिर उसने x की वैल्यू में कुछ चेंजेस कर दिए, वो हो गई 20। ये वैल्यू हमारे लोकल बफर में स्टोर हो जाएगी। अब क्या होगा, T1 इसको राइट करा रहा है यहाँ पे, तो ये वैल्यू अब परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गई। इसके बाद हमारा T2 ट्रांजैक्शन इस वैल्यू को रीड करा रहा है जो कि है 20 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है 5 जो कि हो गई 15। ये वैल्यू वापस हमारे लोकल बफर में स्टोर हो गई, जिसको हम L.B से लिख रहे हैं। फिर ये वैल्यू वापस राइट करा दी तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गई, ये वैल्यू परमानेंट हो गई हमारी। अब T2 ने कमिट कर दिया, तो हुआ क्या, इसको हम कहते हैं डर्टी रीड। क्यों कहते हैं डर्टी रीड? क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन T2 है उसने रीड कर ली टेम्परेरी वैल्यू फ्रॉम एनी अदर अनकमिटेड ट्रांजैक्शन। ये जो T1 था इसने कमिट तो किया नहीं था, उसने वही वैल्यू रीड कर ली, इसको हम कहते हैं डर्टी रीड। अब मान लो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पर कमिट होने के बाद अबॉर्ट हो गया। अबॉर्ट होने का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शन हमारा फेल स्टेट में चला गया। तो होगा क्या, ये जो T2 है ये तो हमारा कमिट हो चुका है, तो कमिट हो चुका है इसलिए ये रोल बैक नहीं होगा। जबकि हमारा T1 कमिट नहीं हुआ था, वो बाद में कमिट हो रहा है, तो इसलिए T1 हमारा रोल बैक हो सकता है। और रोल बैक होने का मतलब क्या होता है ट्रांजैक्शन का, कि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए जैसे कि ये वाला और ये वाला, x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10, राइट ऑफ x, ये सारे हमारे अनडन हो जाते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो T1 है वो x की वैल्यू क्या एक्सपेक्ट करेगा कि x की वैल्यू तो 10 ही हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो x की वैल्यू थी वो तो हमारी परमानेंटली चेंज कर दी थी हमारे T2 ट्रांजैक्शन ने, और उसने कह दिया था कि वो वैल्यू अब 15 होगी। तो इसलिए यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। यहाँ पे ये जो शेड्यूल है ये सीरियल तो है, लेकिन फिर भी ये इनकंसिस्टेंसी ला रहा है हमारे डेटाबेस में। इसी को हम डर्टी रीड कहते हैं। और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक पहला केस ले रहे हैं और दूसरा केस ले रहे हैं। सबसे पहले पहले केस में देखते हैं, इसमें भी 10 ही वैल्यू रीड करेगा ट्रांजैक्शन T1 और उसको चेंज कर देगा 20 वैल्यू में, जो वैल्यू लोकल बफर में स्टोर हो जाएगी और फिर ये परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमारा T2 रीड करेगा इस वैल्यू को जो है 20, उसको 15 बना देगा, x-5, ये लोकल बफर में स्टोर हो गई और फिर ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है, अबॉर्ट हो रहा है हमारा T2। तो अबॉर्ट होते ही क्या होता है, हमारा रोल बैक होता है। और रोल बैक का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए थे वो हमारे अनडन हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू थी ये x-5 15 स्टोर हुई थी, लेकिन ये अपनी ओरिजिनल वैल्यू 20 हो जाएगी, फिर यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू 10 हो जाएगी। तो इसका मतलब अब कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी डेटाबेस में, जो ओरिजिनल वैल्यू 10 थी वही रहेगी इधर T1 में। इसी तरह से हम ये केस देखते हैं, हमारा केस 2, इसमें भी वही हुआ, रीड की वैल्यू 10
और उसको लोकल बफर में स्टोर करा दिया एडिशन करके, फिर इसको हमारा सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करा दिया परमानेंटली। उसके बाद फिर वापस T2 ने रीड किया इसको और कुछ चेंज किया इसमें और इसको राइट करवा दिया परमानेंटली। उसके बाद क्या हुआ, ये T1 तो कमिट हो गया और कुछ टाइम बाद T2 अबॉर्ट हो गया। तो होगा क्या, हमारा T1 तो जो है वो रोल बैक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो कमिट हो चुका है। तो इससे क्या होगा, जो वैल्यू T1 ने लिखी थी परमानेंटली जो कि थी 20, वो 20 की 20 ही रह जाएगी T1 के हिसाब से, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। और जो हमारा T2 है वो रोल बैक हो जाएगा और T2 के रोल बैक होने से x की वैल्यू जो थी वो वापस 20 हो जाएगी। ये नहीं कि x की वैल्यू 15 स्टोर्ड है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। तो T1 क्या चाहता था कि हमारी जो फाइनल वैल्यू हो वो 20 रहनी चाहिए और वो 20 ही होगी। क्यों? क्योंकि T1 खुद तो रोल बैक होगा नहीं, वो कमिट हो गया। T2 रोल बैक हो जाएगा क्योंकि वो कमिट नहीं हुआ था और T2 के रोल बैक होने से x की वैल्यू 20 की 20 रह गई और 20 की 20 रह गई। T1 को भी तो 20 चाहिए हमारी परमानेंट मेमोरी में, इसलिए यहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो हम कह रहे हैं कि जो रिकवरेबल शेड्यूल है, अगर उसमें डर्टी रीड्स नहीं होंगे हमारे शेड्यूल में तो शेड्यूल हमेशा हमारा रिकवरेबल होगा। और अगर डर्टी रीड्स है भी शेड्यूल में तो क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ कमिटिंग ट्रांजैक्शंस, कि मतलब जिस प्रकार से ट्रांजैक्शंस कमिट हो रहे हैं, ये जो ऑर्डर है यहाँ पे, ये इधर कमिट हो रहा है, ये इधर कमिट हो रहा है, ये जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए in which dirty read has occurred, तभी हमारा शेड्यूल रिकवरेबल कहलाएगा। अब देखते हैं कास्केडिंग शेड्यूल्स के बारे में। तो कास्केडिंग शेड्यूल्स में क्या कहते हैं हम, कि अगर फेलियर इन वन ट्रांजैक्शन लीड्स टू रोलिंग बैक और अबॉर्टिंग ऑफ अदर डिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस, तो इसमें क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन की दूसरे ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंसी होती है, तब हम उसे कहते हैं कास्केडिंग रोल बैक और कास्केडिंग अबॉर्ट। अब हमारे यहाँ पे 3 ट्रांजैक्शन है, T1 T2 और ये है हमारा T3 ट्रांजैक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, ये T1 ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है कुछ वैल्यू x की, मान लो 10 है, वो राइट करा रहा है x की वैल्यू को परमानेंटली। फिर T2 उस वैल्यू को रीड करा रहा है, कुछ उसमें चेंजेस कर रहा है, राइट करा रहा है, फिर T3 रीड करा रहा है, राइट करा रहा है। लेकिन हुआ क्या, T1 ही फेल हो गया। तो अब क्योंकि T1 फेल हो गया, इसलिए जो T2 और T3 है उनको भी रोल बैक होना ही पड़ेगा। T1 के फेल होने की वजह से T2 और T3 भी फेल हो गए। इसी को हम कास्केडिंग शेड्यूल कहते हैं। हमारा दूसरे टाइप का शेड्यूल है कास्केडलेस शेड्यूल। इसमें क्या होता है, वो शेड्यूल जिसमें ट्रांजैक्शन रीड करे वैल्यू को only after all transactions whose changes it is going to read has already committed। तो इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है कास्केडलेस शेड्यूल्स का। इसमें हमने शेड्यूल एस लिया है और हमने कहा है T1 रीड कर रहा है कोई वैल्यू ए की वैल्यू कुछ भी मान लेते हैं, जैसे 100 है, उसे राइट करा रहा है, कमिट कर दे रहा है। T2 रीड करा रहा है, राइट करा रहा है, फिर कमिट कर दे रहा है। फिर T3 रीड कराता है, राइट कराता है और कमिट कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि रीड के बाद राइट हो रहा है, फिर कमिट हो रहा है। तो हमने यही तो कहा कि शेड्यूल जिसमें कोई ट्रांजैक्शन है वो रीड करता है वैल्यू, जब वो जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्होंने चेंज किया है और वो उसको रीड कर रहा है वो कमिट हो जाएंगे, तभी वो रीड कराता है। मतलब कि अगर हम लिखें तो कास्केडलेस शेड्यूल्स हमेशा अलाउ करते हैं कमिटेड रीड ऑपरेशंस, जिससे कि अबॉर्ट किसी भी पॉइंट पे ट्रिगर ना करे कास्केडिंग रोलबैक्स को। और ये जो हमारा मेथड है अवॉइड करता है अबॉर्टिंग अ सिंगल ट्रांजैक्शन लीडिंग टू सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन रोलबैक्स। ये हमारा एग्जाम्पल था। इसमें हमने लिखा है कि एंश्योर करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस, लेकिन होता क्या है कि लोअर कर देगा हमारी डिग्री ऑफ कॉन्करेंसी को।
क्योंकि इसमें एक ट्रांजैक्शन को वेट करना पड़ेगा दूसरे ट्रांजैक्शन के कमिट होने के लिए। हमारा शेड्यूल स्ट्रिक्ट तब होता है इफ फॉर एनी टू ट्रांजैक्शंस T1 T2 if a write operation of T1 precede a conflicting operation of T2, फिर वो commit और abort event of T1 also precedes conflicting operation of T2। तो इस पूरे का मतलब यही है कि T2 रीड या राइट कर सकता है अपडेटेड और रिटन वैल्यू ऑफ T1। T2 को आप TJ कह दो, कोई सा भी ट्रांजेक्शन, T1 को TY कह दो, ओनली आफ्टर इट कमिट्स और अबॉर्ट्स। हमने हमारे स्ट्रिक्ट शेड्यूल के एग्जांपल में एक शेड्यूल लिया है S और हम X की कोई इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि 10। अब क्या हो रहा है, उस वैल्यू में हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं 12, T1 12 इंक्रीमेंट करा रहा है, X की वैल्यू हो गई 22 और ये वैल्यू स्टोर हो गई हमारे लोकल बफर में। अब क्या हुआ, उसको हम राइट करा रहे हैं, मतलब वो वैल्यू सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो गई और परमानेंट हो गई। अब T2 क्या कर रहा है, उस वैल्यू को राइट करा रहा है। तो हमने व्यू सीरियलाइजेबिलिटी में भी देखा था ब्लाइंड राइट के बारे में। ब्लाइंड राइट क्या होता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन राइट कर दे वैल्यू को इन अ पर्टिकुलर डेटा आइटम विदाउट रीडिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एनीवेयर। अब ये जो T2 है, ये X की वैल्यू को रीड तो कर नहीं रहा है, वो उसको डायरेक्टली राइट करवा रहा है, इसलिए हम इसको ब्लाइंड राइट कहते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो जो हमारा T2 है वो राइट करा दे हमारी X की वैल्यू को एज 200 और फिर क्या होगा, हमारा T1 कमिट हो रहा है। हमारा T1 ये कह रहा था कि जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो तो 22 होनी चाहिए और वो स्टोर हो गई है, लेकिन हमारे T2 ने उसको 200 कर दिया, तो ये इनकंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं if any transaction performs a write operation on any data item, then no other transaction should perform a read or write operation on that data item before first transaction performs commit operation। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि ये जो क्या होता है, ये अलाउ करता है ओनली committed, read and write operations। हमारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल, इसका मतलब यही है। तो अब ये एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। रीड हो गई वैल्यू X की 10, कुछ अपडेशन हुआ 22 हो गई, वो लिख दी गई और कमिट हो गई। तो T1 के पास जो X की वैल्यू है फाइनल वो 22 है। अब जो T2 है उसने कुछ राइट करा दिया, मान लो 100, T2 की वैल्यू को चेंज करा दिया और फिर कमिट कर दिया। तो इसके हिसाब से भी वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, वही है। इसके हिसाब से 22 होनी चाहिए थी, वही है। तो ये क्या करता है स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ये अलाउ करता है ओनली कमिटेड रीड एंड राइट ऑपरेशंस, जबकि हमारा जो कास्केडलेस शेड्यूल था वो कमिटेड रीड ऑपरेशन ही अलाउ करता था। हम नॉन रिकवरेबल शेड्यूल को उसके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते। हमने यहाँ पे एक शेड्यूल लिया है S, हम X की कुछ इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं 10। अब T1 ने उसको रीड कराया X वैल्यू को 10 को और उसको राइट करा दिया, मान लो 100, ये परमानेंटली स्टोर हो गई। अब जो T2 है उसने इसी वैल्यू को रीड करा लिया और उसे राइट कर दिया 200 और वो कमिट हो गया। तो हुआ क्या, T1 के हिसाब से तो वो वैल्यू 100 होनी चाहिए थी, लेकिन T2 ने उसे रीड कर लिया और राइट कर दिया, कमिट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, T2 ने कमिट कर दिया और वो रिवर्ट बैक नहीं हो सकता और T2 प्रोसीड कर गया हमारा अनकमिटेड वैल्यू ऑफ X के साथ, क्योंकि हमारा जो T1 है उसने कमिट तो किया ही नहीं था। इसलिए ये जो सिनेरियो है यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी क्रिएट हो गई जो हटाई भी नहीं जा सकती, इसलिए ये हमारा नॉन रिकवरेबल शेड्यूल है। तो हमने अपने सारे तरह के शेड्यूल्स देख लिए, रिकवरेबल, नॉन रिकवरेबल, कास्केडिंग, कास्केडलेस और स्ट्रिक्ट। थैंक यू।